खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके आवास पर बैठक हुई, जिसमें राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। बैठक में उपचुनाव को लेकर प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों से मुलाकात की और हर एक ग्रुप से अलग अलग उनके क्षेत्र का हाल जाना। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले क्षेत्र में जब तक चुनाव समाप्त न हो जाएं 2 दिन रात्रि विश्राम के निर्देश दिए। सभी प्रभारी मंत्रियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि हर एक ग्रुप को कार्यकर्ताओं के साथ बात करनी है और सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने में करना है। लोकसभा चुनाव 2024 में सांसद बनने के बाद उत्तर प्रदेश में 9 विधायकों के इस्तीफे देने की वजह से खाली हुई सीटों के अलावा सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव होना है। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर एससी सुरक्षित सीट है, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर ये भी एससी सुरक्षित सीट है, कटेहरी और मझुआ शामिल हैं। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की है। माना जा रहा है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर यह मुलाकात हुई है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में लोकल लोगों को 100% रिजर्वेशन देने का फैसला फिलहाल रोक दिया है। उनके इस फैसले का भारी विरोध हो रहा था। कर्नाटक सरकार ने निजी संस्थानों में स्थानीय लोगों को गैर प्रबंधन भूमिकाओं में 70% और प्रबंधन भूमिकाओं में 50% आरक्षण तय करने का फैसला किया था, जिसे फिलहाल वापस ले लिया गया है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि सरकार ने कन्नड़ लोगों के लिए निजी कंपनियों में आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। बाद में इसे उन्होंने डिलीट भी कर दिया। कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद उद्योग जगत ने इस पर अपनी नाराजगी जताई है। एसोचैम कर्नाटक के सह अध्यक्ष और यूलू के सह संस्थापक आर.के. मिश्रा ने विधेयक को आईटी सेक्टर के लिए खतरनाक बताया था। मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के चेयरमैन मोहनदास पाई ने इस बिल को फांसीवादी, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया था। स्वर्ण समूह के प्रबंध निदेशक वीएसवी प्रसाद ने भी सरकार के इस फैसले पर विरोध दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कुशल और अकुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण हम दूसरे राज्यों से श्रमिकों को नियुक्त करते हैं। कर्नाटक सरकार ने पहले तर्क दिया था कि इस फैसले से राज्य में निवेश और रोजगार सृजन की दिशा में बढ़ावा मिलेगा, लेकिन सरकार ने अपने फैसले को वापस लेकर फिलहाल इस मुद्दे को टाल दिया है। कर्नाटक सरकार के फैसले का राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी विरोध किया था। उनका कहना है कि इससे बड़ी संख्या में निवेश पर असर पड़ेगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम का कहना है कि बिल तकनीकी उद्योग के विकास में बाधा डालेगा और नौकरियों को प्रभावित करेगा। इससे कंपनियों को दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आषाढ़ी एकादशी के मौके पर सोलापुर जिले के पंढरपुर शहर में भगवान विट्ठल के मंदिर में पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पंढरपुर में लाडला भाई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत महाराष्ट्र में 12वीं पास करने वाले युवाओं को हर महीने 6,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि डिप्लोमा पास करने वालों को 8,000 रुपये प्रति महीना और डिग्री धारकों को 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस के दौरे पर हैं। इस दौरान विदेश मंत्री ने मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम, पूर्व प्रधानमंत्री पॉल बेरांजे, विपक्ष के नेता डॉक्टर आर्मी बुलेल और सोशल डेमोक्रेट पार्टी के नेता ज़ावियर लुक ड्यूवाल से मुलाकात की।
सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। केजरीवाल की ओर से दलील रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, साजिशन उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में भाजपा संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। झारखंड के भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हटिया विधानसभा क्षेत्र के अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य को जेएमएम, कांग्रेस और राजद की भ्रष्ट सरकार से बचाना है। साथ ही उन्होंने राज्य में सरकार के संरक्षण में घुसपैठियों के खेल पर करारा वार किया। रांची विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सभा में असम के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने डेमोग्राफी परिवर्तन हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि ये अस्तित्व का मुद्दा है कहा। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में बाहर से घुसपैठियों का आना और आदिवासी बेटियों को फंसाना एक समस्या है और ये सब जेएमएम कांग्रेस के संरक्षण में हो रहा है। इसके अलावा जमशेदपुर और अन्य जगहों पर भी अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा आयोजित कर कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुहर्रम को लेकर तेज आवाज में डीजे बजाकर हुड़दंग करने के दौरान रोकने पहुंची अहियापुर पुलिस पर पथराव किया गया। शरारती तत्वों ने सड़क पर खड़ी दर्जन भर से अधिक गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ईडी ने राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व जल आपूर्ति मंत्री महेश जोशी के एक करीबी सहयोगी संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया है। इस मामले में धन शोधन कानून की धाराओं के तहत ईडी द्वारा की गई ये चौथी गिरफ्तारी है। जांच के दौरान पता चला है कि संजय बड़ाया निजी ठेकेदारों और बिचौलियों के संपर्क में थे और पीएचईडी अधिकारियों की ओर से रिश्वत ले रहे थे। वो अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच कड़ी की भूमिका निभा रहे थे। हरियाणा के हांसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। उमरा रोड पर दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 3 बदमाशों को पैर में गोलियां लगी। तीनों को हांसी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25-25 हजार के 5 इनामी लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में 3 लुटेरे गोली लगने से घायल हो गए। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से हथियार और अन्य सामान भी बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुए कथित भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस से भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भीतर पक्षपात और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। डोडा मुठभेड़ में बलिदान हुए राजस्थान के 2 जवानों के पार्थिव शरीर सेना के विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट लाए गए। 2 पार्थिव शरीर जब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य के आजमगढ़, मऊ, बलिया, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती सहित करीब 20 जिलों में आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
उत्तर प्रदेश में गंगा, गोमती, शारदा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ से अब तक लगभग 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ की ताजा स्थिति की समीक्षा की और प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कानपुर शहर के प्रमुख घाटों में एक सरसैया घाट, परमट घाट, रानी घाट जैसे घाटों पर पानी पहुंच चुका है। वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की तरफ से गोताखोरों की तैनाती के साथ जल पुलिस तैनात कर दी गई है। बांधों से पानी छोड़ने के चलते उन्नाव जनपद के तटीय क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा बैराज से 2 लाख क्यूसिक से अधिक पानी छोड़ने के बाद सदर तहसील के शुक्लागंज क्षेत्र के कई कस्बों में पानी भर गया है। केरल के कई भागों में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने 8 जिलों के शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। जिन जिलों में छुट्टी घोषित की उनमें कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड, पलक्कड़, त्रिशूर, इडुक्की, आलापुझा और कोट्टायम शामिल हैं। गुजरात के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए। जामनगर, खंबालिया, ओखा, द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, दीव, ऊना, वेरावल और भावनगर सहित सौराष्ट्र के पूरे समुद्र तट पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ और बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर करीब 4 लाख हो गई है। राज्य के धेमाजी में बाढ़ से एक और व्यक्ति की मौत होने के साथ इस साल मरने वालों की संख्या 97 हो गई है। असम में ब्रह्मपुत्र सहित अन्य नदियों में जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। फिलहाल 16 जिलों के 1021 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। तमिलनाडु में नोयाल नदी और सुनाबू केलवई चेक बांध में जलस्तर में वृद्धि देखी गई है। सुनाबू केलवई चेक बांध अधिक पानी छोड़ने को लेकर स्थानीय लोग खासे नाराज हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज बारिश हुई। रायपुर, दुर्ग सहित कई जिलों में अचानक मौसम बदला है। वहीं मौसम विभाग ने खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और कांकेर जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश फिर से जोर पकड़ रही है। मौसम विभाग की ओर से पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, उत्तरकाशी और नैनीताल में बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एमपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी। उम्र संबंधी छूट का जिक्र करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि अग्निवीरों को ग्रुप सी और डी की भर्ती में 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस अग्निवीर योजना को लेकर लगातार दुष्प्रचार कर रही है, जबकि यह अच्छी योजना है और इस योजना के जरिए हमें स्किल्ड युवा मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम जुलूस और कांवड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने धार्मिक सौहार्द के लिए ताजिए की लंबाई और डीजे को लेकर खास दिशा निर्देश के पालन पर जोर दिया। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश के बावजूद टीएमसी के नेता आपत्तिजनक टिप्पणी से बाज नहीं आ रहे हैं। हैदराबाद में मुहर्रम के जुलूस के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए। मुहर्रम पैगंबर मोहम्मद के नवासे
हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। एनसीपी अजीत पवार गुट के पिंपरी चिंचवाड़ शहर अध्यक्ष अजित गुहाड़े ने अपने पद से इस्तीफा देकर एनसीपी अजीत पवार गुट को करारा झटका दिया है। ओमान में समुद्र तट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक तेल टैंकर के पलट जाने से 13 भारतीयों सहित 16 लोगों का पूरा दल लापता हो गया। हादसे में लापता हुए लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। चालक दल के अन्य 3 सदस्य श्रीलंका से हैं। जहाज का निर्माण 2007 में किया गया है और ये 117 मीटर लंबा है। जहाज की पहचान प्रेस्टीज फाल्कन के रूप में की गई है। एमएससी ने कहा, जहाज के चालक दल के सदस्य अब भी लापता हैं, तलाश जारी है। तेल टैंकर यमन के बंदरगाह शहर अदन की ओर जा रहा था। बांग्लादेश के कई शहरों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन के कारण पिछले 2 दिनों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण सुधारवादियों की पुलिस और सत्तारूढ़ पार्टी आवामी लीग से संबद्ध छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग के साथ हिंसक झड़पें हुई, जिसके बाद चट्टोग्राम में 3 और ढाका में 2 और रंगपुर जिले में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। राजधानी ढाका में यातायात ठप हो गया। आंदोलनकारी छात्रों ने देश के विभिन्न हिस्सों में राजमार्गों सहित चट्टोग्राम, रंगपुर, राजशाही और बांग्लादेश के अन्य शहरों में सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है। आंदोलनकारियों ने ढाका के मोहाखाली सहित कई स्थानों पर रेल लाइनों को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं। 1 जुलाई को विभिन्न सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के छात्रों ने आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू किया था। छात्र 5 जून के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश सरकार को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% नौकरी कोटा बहाल करने के लिए कहा गया था। कनाडा के टोरंटो में भारी बारिश के कारण शहर में भीषण बाढ़ आ गई है। मूसलाधार बारिश से शहर के प्रमुख राजमार्गों पर पानी भर गया, जिससे वाहन चालक फंस गए। जलभराव के चलते टोरंटो की सबसे व्यस्त सड़कों पर वाहनों की कतारें लग गईं। आपातकालीन सेवा में जुटे लोगों ने ड्राइवरों की जान बचाई है। बाढ़ ने शहर के मुख्य पारगमन केंद्र, यूनियन स्टेशन, साथ ही बिली बिशप हवाई अड्डे के कुछ हिस्सों को भी प्रभावित किया है। इसके चलते शहर भर में हजारों बिजली कटौतियां हुई हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ग्रैंड हयात इरावन होटल के कमरे में 6 विदेशी नागरिकों का शव बरामद होने के बाद खलबली मच गई। थाई प्रधानमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को होने वाले किसी भी नुकसान को रोकने के लिए त्वरित जांच का आदेश दिया है। थाई पुलिस 6 विदेशी नागरिकों की मौत की जांच कर रही है। सभी 6 व्यक्ति वियतनामी मूल के थे और उनमें से 2 के पास अमेरिकी पासपोर्ट मिला है। घटना से संबंधित 7वें व्यक्ति की तलाश भी जारी है। थाईलैंड पुलिस के फॉरेंसिक विभाग चीफ के मुताबिक मृत पाए गए लोगों की कॉफी में साइनाइड के अंश मिले हैं। मृतकों की पहचान 2 वियतनामी अमेरिकी के तौर पर और 4 की वियतनाम के नागरिकों के रूप में की गई है। घटना को लेकर वियतनाम और अमेरिका के दूतावासों से संपर्क किया गया है और अमेरिका की जांच एजेंसी FBI भी मामले की जांच में शामिल है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय भी अपने 2 नागरिकों की संदिग्ध मौत पर नजर बनाए हुए है। मामले को लेकर अमेरिका थाईलैंड सरकार के साथ संपर्क में है। थाईलैंड के जांच अधिकारी इन रहस्यमयी मौतों के पीछे की एक वजह कर्ज को मानकर जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि मारे गए लोगों में से 2 ने एक अन्य को निवेश के लिए बड़ा कर्ज दे रखा था।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के शासन के दौरान कोरोना वायरस महामारी, अर्थव्यवस्था को संभालने सहित कई मोर्चों पर उनकी तीखी आलोचना की। उन्होंने मजाकिया लहजे में कमला हैरिस के देश की राष्ट्रपति बनने की बात कही। लास वेगास में ब्लैक वोटर्स की एक प्रमुख सभा NAACP के वार्षिक सम्मेलन में बाइडेन ने भाषण दिया, जिसके बाद लोगों द्वारा उनका समर्थन 4 और साल के नारे से किया गया। बाइडेन ने कहा कि वो आभारी हैं कि पेंसिल्वेनिया में एक अभियान रैली में ट्रंप को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को संभालने सहित कई मोर्चों पर ट्रंप की आलोचना की। विवेक रामास्वामी, निक्की हेली और रॉन डिसेंटिस जैसे नेताओं का ट्रंप के समर्थन में आना रिपब्लिकन पार्टी की एकता को प्रदर्शित करता है और माना जा रहा है कि जो बाइडेन के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद की दावेदारी को इससे और बल मिला है। कुछ महीनों पहले ट्रंप को अयोग्य और पागल कहने वाली निक्की हेली अब खुलकर अपनी पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में उतर आई हैं। निक्की हेली ने कहा कि देश की खातिर ट्रंप को समर्थन करना चाहिए। वहीं रिपब्लिकन कन्वेंशन में राष्ट्रपति पद की दावेदारी में शामिल रहे विवेक रामास्वामी ने जोशीले अंदाज में अमेरिकी सपने की बात की और लोगों से डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने की अपील की। दूसरी तरफ फ्लोरिडा के गवर्नर और पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉन डिसेंटिस ने पूर्व डोनाल्ड ट्रंप का पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हुए कहा कि ट्रंप को शैतान के रूप में पेश किए जाने, मुकदमा चलाए जाने और लगभग मारे जाने के बाद रिपब्लिकन का समर्थन मिलना चाहिए। पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने इसके अलावा सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों को भी मंजूरी दी है, जिसमें खेल अधिकारी भी शामिल हैं। एथलेटिक्स में सबसे अधिक 29 भारतीय एथलीट इन खेलों में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। इसमें 11 महिला और 18 पुरुष शामिल हैं। आईसीसी की ओर से जारी T20 क्रिकेट की ताज़ा रैंकिंग में टॉप 10 बल्लेबाजों की सूची में 3 भारतीय बल्लेबाज शामिल किए गए हैं। सूर्य कुमार यादव दूसरे, यशस्वी जायसवाल छठे और ऋतुराज गायकवाड़ 8वें स्थान पर काबिज हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने तेज गेंदबाज मार्क वुड को टीम में शामिल किया है। मार्क वुड को संन्यास ले चुके जेम्स एंडरसन की जगह प्लेइंग 11 में जगह मिली है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के मेंटोर बन गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर जल्द ही भारतीय क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे। गौतम गंभीर ने IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स और प्रशंसकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने साल 2024-25 के लिए अपने घरेलू सीजन की घोषणा कर दी है। इस दौरान न्यूजीलैंड दौरे पर श्रीलंका, इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें खेलने जाएंगी। खेलो इंडिया नेशनल विमेंस खो खो लीग का आयोजन दिसंबर 2024 के तीसरे सप्ताह में कराया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 12 राज्यों की कुल 24 टीमें हिस्सा लेंगी। फ्रांस के खिलाड़ी काइले एम्बाप्पे को रियल मैड्रिड ने आधिकारिक तौर पर पेश किया है। इस मौके पर एम्बाप्पे ने कहा कि उनका बचपन से सपना था कि वो रियल मैड्रिड के लिए खेलें। प्रतिष्ठित मिडफील्डर लुका मॉड्रिक ने क्लब के साथ एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उनका कार्यकाल 2025 तक बढ़ जाएगा। पेरिस पुलिस ने 185 किलोमीटर लंबी लेन ओलंपिक के लिए सुरक्षित कर दी है, ताकि ओलंपिक खेलों से जुड़े अधिकारी, खिलाड़ी और अन्य लोगों को यातायात के दौरान कोई परेशानी न हो। पेरिस ओलंपिक का खेल गांव खिलाड़ियों के स्वागत के लिए तैयार है। पेरिस ओलंपिक के दौरान ये खेल गांव ओलंपिक और पैरालंपिक में हिस्सा लेने जा रहे 20,000 से अधिक एथलीटों का स्वागत करेगा। रूस और बेलारूस के खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। दरअसल रूस यूक्रेन संघर्ष के चलते खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे।
तमिल फिल्म विदुथलाई पार्ट 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में अभिनेता विजय सेतुपति और सूरी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। मलयालम स्पैश हिट मंजूमेल बॉयज के निर्देशक चिदम्बरम अपनी पहली हिंदी फिल्म बनाने जा रहे हैं। चिदम्बरम फिल्म फैंटम स्टूडियोज के सहयोग से बनाएंगे। निर्देशक नीरज पांडे की फिल्म औरों में कहा दम था में एक बार फिर अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी देखने को मिलेगी। अभिनेता सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी जल्द ही साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म सनकी में नजर आएंगे। फिल्म कल की 2898 एडी में अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा के रोल में उनकी दमदार एक्टिंग को काफी पसंद किया गया है। निर्देशक आदित्य वांधे की मोस्ट अवेटेड फिल्म द हाईएस्ट बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। कमल हासन और सोनी पिक्चर्स ने पैन इंडिया फिल्म अमरन की रिलीज की डेट घोषित कर दी है। यह फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होगी। बिग बॉस OTT 3 में अदनान शेख ने वाइल्ड कार्ड के माध्यम से एंट्री की है। शो होस्ट अनिल कपूर ने पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री कंटेस्टेंट का वेलकम किया। बहुचर्चित फिल्म स्त्री का सीक्वल स्त्री 2 का दर्शकों को काफी समय से इंतजार है। 25 जून को फिल्म का टीजर आया था और अब 18 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर आने वाला है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।